जय स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं हम सर्कल एंड लाइन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या होगा, सर्कल एंड लाइन में हमने क्या पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल दिए हुए हैं, अलग अलग सर्कल हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइन है, ये एक्स वाई, ये एक लाइन है पॉइंट एक्स वाई, और इसमें फिर कोई लाइन दे देगा, ये मान लिया ऐसे एक्स वाई, ये ए और ये बी। तो देखो ये लाइंस हमारे पास है। जो लाइन देखो सर्कल से कोई दूर है, जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी ये देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब हम इसको लिख सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी में अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि जो रेखा सर्कल को टच ना करे, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हमारे पास जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी बाहर इसके ऊपर बाहरी सीमा पर, तो ये हमारी होगी टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब हो जाएगी ये स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे इसको, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। कोई लाइन होगी जो वर्त को सिर्फ एक बाहरी बिंदु पे टच करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी टेंजेंट कहलाएगी, स्पर्श रेखा। और अगर ये कोई लाइन है जो इसको दोनों इसके अंदर से ऐसे गुजर रही है, ठीक है, दो पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। क्या कहेंगे, सीकेंट, जिसे हम कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, समझ आई बात। ये हमारा ओ पॉइंट है, सेंटर। भाई जो इसको टच ही नहीं करेगी, तो दूर से ही निकल जाती है, ऐसी ही कोई रेखा होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग, अप्रतिच्छेदी। और तो सिर्फ बाहरी बिंदु पे एक पॉइंट पे ही इसको टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या कहलाएगी, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। उसके बाद कोई ऐसी रेखा जो इसके अंदर से निकल जाए, उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे किसी वर्त को। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ए और बी, दो बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सीकेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि वर्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूं तो हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। भाई एक सिंगल पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, एक वर्त के ऊपर। देखिए मान लिया हमारे पास ये कोई वर्त है, ठीक है। इस वर्त के ऊपर एक बिंदु दिया, ये हमारे पास कोई पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट से हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। मान लिया ये एक्स वाई हमने खींची, तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक। तो हमारा जो हल होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। ध्यान रहे कि वर्त के ऊपर की बात हुई है, ये वर्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वर्त के ऊपर ये बिंदु हुआ हमारा पी, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इस तरह से। समझ में आई बात। अगला इसने दिया कि एक वर्त के ऊपर हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। सॉरी, ऊपर वाला देखिए, हाउ मेनी, एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये पूछा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। भाई कितनी स्पर्श रेखाएं एक सर्कल के ऊपर ड्रा की जा सकती हैं। तो देखिए एक सर्कल, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, तो इस सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आई बात। मान लीजिए ये एक्स वाई हमारी बात हुई, ये ए बी मान लिया हमने, तो इसके ऊपर सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, पी क्यों, इसको हमने नाम दिया, ये ए बी हुई और ये हमारी एक्स वाई। तो अगर बात आए कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हल में हमने लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कितनी खींच सकते हैं, केवल दो स्पर्श रेखाएं। हाउ मेनी टेंजेंट ऑन ए सर्कल, तो केवल दो, ओनली टू स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो वर्त पर छेदक रेखा के समांतर हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल,
वर्त पर छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं जो है कितनी समांतर रेखाएं। अब समांतर की बात आई है कि भाई जो छेदक रेखा है हमारी उसके समांतर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। मान लिया ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई छेदक रेखा है हमारे पास ए पॉइंट बी पॉइंट और ये एक्स ये वाई। तो इस पर कितनी हम इसी के समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और इसी के पैरेलल एक समांतर रेखा हम ये खींच सकते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने एम एन और इसको दे दिया मैंने पी क्यू, ठीक है, ये हमारा टी एस। तो छेदक रेखा के समांतर हम कितनी खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा एक यहाँ पे खींच सकते हैं और एक यहाँ पे, उसके समांतर की बात हुई है। तो समझ में आ गए 3 पॉइंट। अगले 3 पॉइंट देखिए। देखिए अगला पॉइंट हमारे पास वर्त के अंदर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए यह हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, की सर्कल के अंदर से मतलब वर्त के अंदर से किसी बिंदु, कोई बिंदु है वर्त के अंदर, किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए मान लिया हमारे पास ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र O है। अब मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या इससे हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। तो यहां लिख देंगे अल में कि कोई एक भी नहीं, या फिर सीधा लिख देंगे शून्य। समझ में आई बात। भाई वर्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है, समझ में आई। अगर वर्त के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। नेक्स्ट है किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मान लिया कोई पी पॉइंट हमारे पास ये, ठीक है, ये बाहरी बिंदु हुआ, इससे हमने क्या किया, ये खींच दिया और ये खींच दिया, ठीक है। तो इससे कितनी रेखाएं खींची गई, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई, पीटी व पीएस स्पर्श रेखाएं। तो एक बाहरी बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और रही बात ये जो स्पर्श रेखाएं होंगी ये दोनों इक्वल होंगी, इनकी जो दूरी होगी वो इक्वल होगी, पीटी इज इक्वल टू पीएस। ये भी ध्यान रखना है भाई। बाहरी बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अंदर कोई बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी, और अगर वर्त के बिल्कुल ऊपर कोई पॉइंट है तो एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। और वर्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची, कोई भी वर्त है मान लिया तो उसके ऊपर हम सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, ज्यादा से ज्यादा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अंदर 2 हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 और 2 में 2 हमारे पास थ्योरम है, 10.1 और 10.2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इनको भी हमें हल करना जरूर आना चाहिए। तो देखिए हम पहली थ्योरम लेने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास प्रमेय नंबर 10.1 है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में दिया है, गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास देखिए हमारे पास कोई वर्त है, ठीक है, उसका केंद्र क्या है O, और ये कोई एक स्पर्श रेखा है जिसको मैंने नाम दिया XY, और ये स्पर्श बिंदु जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु ये दिया हुआ है, यहां से इसके ऊपर लंब डाला गया ऐसे, ठीक है। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हमने लिखा कि केंद्र O वाला वृत्त है जिसमें OP लंब है स्पर्श रेखा XY, ठीक है भाई। केंद्र O वाला वर्त है, केंद्र है जिसमें वर्त का O, जिसमें OP जो है ना, OP लंब है स्पर्श रेखा XY पर, ठीक है। ये तो गिवन में था। अब हमने क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना, हमें ये जरूर लिखने हैं, सिद्ध करना है कि इसने क्या बोला कि जो त्रिज्या है, जो OP है वो लंब है किसके ऊपर, XY पर,
तो ओपी जो है वो लंब है किस पे, एक्स वाई पे, ये हमने सिद्ध करना है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रमाण में लिख लेंगे। प्रमाण में हम अब लिखेंगे, प्रमाण में हमने क्या करना है, एक यहां से ऐसे हम एक रेखा अलग से खींच लेंगे, ये मान लिया हमारे पास क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो हम प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में हमने क्या लिखना है, हम लिखेंगे कि ओ से जो है ना एक्स वाई पर क्यू बिंदु लिया। हमने क्या किया कि एक्स वाई पर पी से अतिरिक्त एक बिंदु और ले लिया, क्यू लिया। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई पर पी के अलावा क्यू बिंदु लिया। ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिला दिया हमने। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट आया हमारे पास, यहाँ पे एम पॉइंट, भाई इसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर ये एम पॉइंट हुआ। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे कि ओपी जो है ना वो किसके इक्वल है, ओ एम के, ठीक है। ओपी ओ एम के इक्वल है। देखिए ओपी त्रिज्या है ना, तो ओपी त्रिज्या है तो ये यहाँ से ओ एम तक भी तो त्रिज्या ही रहेगी। भाई कोई भी वर्त है, ये अगर उसकी त्रिज्या है तो ये भी क्या रहेगी, त्रिज्या ही रहेगी, इक्वल है। तो इसी प्रकार से OP इज इक्वल टू OM होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे कि जो OP है हमारी वो छोटी है किससे, OQ से। OP किससे छोटी है, OQ से। और OM भी किससे छोटी है, OQ से, ठीक है। OP जो है वो छोटी है किससे, OQ से, और OM भी छोटी है किससे, OQ से, क्योंकि ये तो दोनों तो इक्वल हैं। अब देखिए, अब जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो छोटी भुजा होती है वो बड़ी के ऊपर जो हमारे नीचे ये रखी हुई है, जो स्पर्श रेखा है, इस ट्रायंगल के अंदर जो स्पर्श रेखा के ऊपर जो छोटी भुजा होगी वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा पर जो छोटी भुजा होगी वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, स्पर्श रेखा के ऊपर छोटी भुजा जो है वो क्या होती है, लंब होती है। यहां लिख देता हूं मैं, स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो लंब होती है तो हम इसको क्या लिख देंगे, ओपी जो है वो लंब है किस पे, एक्स वाई पे। और यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेकंड हमारे पास ये 10.2 प्रमेय है। तो इसने कहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है वो देख लीजिए। तो गिवन है हमारे पास, गिवन में हमारे पास दिया हुआ कि भाई कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त दिया हुआ है हमारे पास और उसका कोई केंद्र है O, ठीक, केंद्र O है उसका, और वृत्त के बाहर कोई P पॉइंट है, ठीक है। हम यहां लिख लेंगे कि केंद्र O वाला वृत्त है तथा बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से हमने क्या किया, दो स्पर्श रेखाएं खींच ली। ये मान लिया R, ये S। बाह्य बिंदु P से PR व RS स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमारे पास है। उसके बाद देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, ये हमने सिद्ध करना है। लेकिन ये जो सेंटर से जो स्पर्श पॉइंट है, स्पर्श बिंदु हमारा है, उस पर हमेशा एंगल जो बनता है ना सेंटर से, वो 90 डिग्री बनता है, ये भी ध्यान रखना है। भाई कोई भी वृत्त होगा और ये मान लिया कोई P पॉइंट था, तो इससे हम ऐसे खींचेंगे तो यहां से
इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये आर और एस जो हो जाएंगे वो 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारे गिवन था, सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है हमने कि भाई पी आर इक्वल है पी एस, ये दोनों साइड इक्वल करनी है ना, पी आर और पी एस इक्वल दिखानी है कि भाई ये समान बराबर है या नहीं है, इनकी लंबाई बराबर होती है या नहीं होती, ये दिखाना है। उसके बाद हमारे पास प्रमाण में, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम ये ऐसे हमने लगा दिया। ठीक है, एक बार मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूं। ये हमारे पास कोई वर्क, ठीक है, और ये स्पर्श रेखाएं पी पॉइंट से, ये आर आया हमारे पास और ये एस, ये कोई ओ पॉइंट। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और इधर एक इसको इससे मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो 90 बनना है, क्योंकि सेंटर से जो स्पर्श बिंदु है वहां पे जो जब लाइन खींचेंगे, जब उसको मिलाएंगे आपस में, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई ओ आर ओ एस व ओ पी को मिलाया, ओपी को मिलाया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एंगल है ना, एंगल ओ आर पी व एंगल ओ एस पी, दोनों एंगल ओ आर पी एंगल इक्वल है ओ एस पी एंगल। कैसे? ईच 90 कितने डिग्री के हैं भाई? 90 डिग्री के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल देखिए 90 डिग्री है या नहीं है? 90 डिग्री। तो अब हमने इसको क्या करना है? हमने इनको, इन दोनों लाइंस को, इनकी लंबाई जो है बराबर दिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे? हमारे पास दो ट्रायंगल आई है, हमारे पास ट्रायंगल पी ओ आर व ट्रायंगल पी ओ एस में। इसमें क्या करेंगे? देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों का, भाई एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस 90 डिग्री है, बराबर हुए। उसके बाद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों इक्वल है। उसके बाद ये जो लाइन है बीच वाली, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए ना, ये ओपी जो है दोनों में कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे? ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या हमारी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन होगी। ये कॉमन आई, तो अब हम देखेंगे ये तो कॉमन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन ओ एस लाइन और ओ आर लाइन, ओ एस इक्वल ओ आर, ठीक है, ओ आर ओ एस बराबर हुई ना, क्या है ये? रेडियस है। तो रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल। भाई एक ही वर्त में बनी हुई जो त्रिज्याएं होती हैं वो सारी इक्वल होती है, तो ओ एस और ओ आर इक्वल होगी। अब देखो एक एंगल बराबर है, एंगल क्यों बराबर है? राइट एंगल के कारण। ठीक, ओपी ओ एस है, ये मतलब कि हमारे पास देखिए इनका हाइपोटेनियस भी है ये, ठीक। और दूसरा ओ आर और ओ एस, ये इनकी क्या है? रेडियस या फिर साइड हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास आर एच एस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? आर एच एस के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो है ना वो पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट पी ओ एस, भाई पी ओ आर ट्रायंगल और ट्रायंगल पी ओ एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हुई तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जो भुजाएं होती है ना, ये वाली जो भुजाएं होंगी ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब कि आर पी या पी आर इक्वल हो जाएगी किसके? पी एस के। ये किसके अकॉर्डिंग? सीपी सीटी के अकॉर्डिंग, जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सीपी सीटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी? हमारी दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो सीपी सीटी के अकॉर्डिंग पी आर इज इक्वल टू पी एस। तो यही हमने क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। समझ में आएगी? एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ली, आर एंगल एस एंगल 90 डिग्री, ओपी ओपी कॉमन है, ओ आर ओ एस रेडियस। तो रेडियस ये हाइपोटेनियस था इनका, ठीक है। और ये जो थी ये त्रिज्या इसके इक्वल होगी, 90 हो गया, एक एंगल के बराबर हो गया ना। तो अब देखिए त्रिभुज ओ पी ओ आर और पी ओ एस जो है ना दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है।